Good morning, 10th class. How are you, beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, today we are going to discuss some important questions from third chapter of your history book. And first question is, what were the Silk routes and how were they important? कि सिल्क रूट्स क्या थे और वो क्यों महत्वपूर्ण थे? बेटा क्या आंसर है, देखते हैं एक बार। सिल्क रूट का तो आप जानते ही हैं, रेशम मार्ग जो कि चाइना से जुड़े हुए थे, पूरे एशिया में और यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका तक ये रूट जाते थे। और इनकी इम्पोर्टेंस क्या रही है कि इसने विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ा है और विभिन्न क्षेत्रों की जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, उसको आपस में एक्सचेंज किया है। लेट्स स्टार्ट द आंसर। सिल्क रूट्स वर द मेन कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि जो रेशम मार्ग थे वे विश्व के दूर दराज के क्षेत्रों के बीच में सांस्कृतिक संबंधों के मेन लिंक थे, मेन संपर्क सूत्र थे। वो उनके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की जो संस्कृति है, विभिन्न क्षेत्रों की जो कल्चर है, उसका आदान प्रदान हुआ, एक्सचेंज हुआ। द नेम सिल्क रूट्स टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज अलोंग दिस रूट। तो जो सिल्क रूट है, तो नाम है, इसी से पता चलता है कि चाइना के जो सिल्क कार्गोज हैं वो वेस्ट की तरफ जा रहे दिखते हैं, या पूरे पश्चिम के साथ इनके संबंध दिखाई पड़ते हैं। और ये सिल्क का इसमें विशेष योगदान रहा। कार्गो होते हैं बेटा ऐसे जहाज हो सकते हैं पानी के, या आजकल तो एयर जो वेज है उसके लिए भी यूज़ करते हैं, परंतु जो सामान से भरे हुए लदे हुए होते हैं, लोडेड। मैनी हिस्टोरियंस हैव आइडेंटिफाइड मैनी सिल्क रूट्स। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क रूट्स का एक तरह से को आइडेंटिफाई किया है, उनकी पहचान की है, उनका अध्ययन किया है, उनके ऊपर अपने शोध लेख लिखे हैं। और लैंड एंड बाई सी, स्थल मार्ग से भी होकर गुजरते हैं और बाई सी भी जाते हैं इस तरह के सिल्क रूट। ज्वाइनिंग वास्ट रीजन्स ऑफ द एशिया एंड विद यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, जो कि एशिया के विस्तृत क्षेत्र को यूरोप के साथ जोड़ते हैं, उसके साथ साथ नॉर्दर्न अफ्रीका तक ये सिल्क रूट जाते रहे हैं। देवर एग्जिस्टेड इवन बिफोर क्रिश्चियन एरा, और इनका जो अस्तित्व है वो क्रिश्चियन एरा से पहले स्टार्ट हो गया था। इनका अस्तित्व ईसा पूर्व से शुरू होता है और लगभग 15th सेंचुरी तक इनका अस्तित्व दिखाई पड़ता है हिस्ट्री में, रिमेन टिल 15th सेंचुरी। दीज रूट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चाइनीज पॉटरी, इंडियन टेक्सटाइल एंड स्पाइसेज यूज टू सेंड टू यूरोपियन कंट्रीज। तो इन रूट्स का विशेष महत्व रहा है क्योंकि जो चाइनीज पॉटरी है, इंडियन टेक्सटाइल और जो स्पाइसेज हैं, इनको यूरोप तक पहुंचाने में बड़ा योगदान रहा है किसका? सिल्क रूट का। लार्ज स्केल के ऊपर ये चीज़ें एशिया की कंट्रीज से, भारत से या चाइना से यूरोप में जाती रही हैं। इन रिटर्न्स प्रेशियस मेटल्स फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर फ्लॉड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। और लार्ज स्केल के ऊपर बदले में यूरोप से सोना और चांदी जैसी जो महत्वपूर्ण या जो कीमती धातुएं, मूल्यवान धातुएं, वो एशिया में आती रही हैं। दे वर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर कल्चरल एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, और विभिन्न राष्ट्रों की जो कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सिविलाइजेशन है, तरह तरह के जो रीति रिवाज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनका आदान प्रदान होता रहा है, आपस में एक्सचेंज होता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 3 मेजर फीचर्स ऑफ ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी दैट हैड टेकन शेप टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 19th सेंचुरी। कि 19वीं शताब्दी के आते आते या उसके समाप्त होते होते वैश्विक स्तर के ऊपर कृषि संबंधी जो अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या बदलाव आए, उसकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो मेजर फीचर्स वो बताते हैं कि क्या क्या बदलाव आए हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण एग्रीकल्चर इकोनॉमी में। आंसर देखिए बेटा। फर्स्ट है, फूड एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स स्टार्टेड टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेलवे एंड शिप्स टू फार ऑफ प्लेसेस सो दैट मोर एंड मोर प्रॉफिट कुड बी अर्नड। तो इससे पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट थे उनकी कंजप्शन उसी रीजन में होती थी जहाँ पर उनका प्रोडक्शन होता था, वहीं पर उनका उपभोग हो जाता था। परंतु अब
जो ट्रांसपोर्ट के फील्ड में जो प्रोग्रेस हुई उसका रिजल्ट क्या रहा? फूड एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स स्टार्टेड टू बी ट्रांसपोर्टेड। अब भोजन है या दूसरे कृषि उत्पाद हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाने लगा थ्रू रेलवे एंड शिप्स, चाहे वो रेलवे के माध्यम से हो या शिप्स के माध्यम से हो, फार ऑफ प्लेसेस, दूर दराज के क्षेत्रों में, यहाँ तक कि दूर दराज के देशों में। सो दैट मोर एंड मोर प्रॉफिट कुड बी अर्न, ताकि अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाया जा सके। नेक्स्ट, फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन स्टार्टेड टू फ्लो टुवर्ड्स ब्रिटेन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सो दैट द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ इंग्लैंड कुड बी फेड। तो अच्छी किस्म का जो कॉटन था अब उसका फ्लो इंग्लैंड की तरफ होगा, क्योंकि इंग्लैंड में टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी वो डेवलप हो चुकी थी और उसको लार्ज स्केल के ऊपर रॉ मटेरियल के तौर पर कॉटन की रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी। तो अच्छी किस्म का जो कॉटन था उसका फ्लो अब ब्रिटेन की तरफ हो गया, ताकि ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उसकी डिमांड थी, उसको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट है बेटा, नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रिमेन नो लॉन्गर ओनली फॉर द कल्टिवेटर्स। अब जो कृषि उत्पाद थे अब केवल कृषि उगाने वालों तक सीमित नहीं रहे, जो कल्टिवेटर्स थे, जो खेतीहर लोग थे, उन तक सीमित नहीं रहे वो। नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स स्टार्टेड टू क्रॉस द बॉर्डर ऑफ कंट्रीज। और अब ये जो प्रोडक्ट्स थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, एक देश से दूसरे देश में उनका प्रवाह होने लगा, उनका आवागमन होने लगा, लार्ज स्केल के ऊपर उनका ट्रेड अब होने लगा। स्टूडेंट्स, आई होप you will have understood all the questions clearly. You will have to study the chapter thoroughly and write these questions in your fair notebook and learn them properly. Respected parents are also requested to help their wards in their study work. Thank you beta, have a nice day.